अगर नर्सिंग ऑफिसर का सपना अचीव करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि सूरज की तरह अगर चमकना है, सूरज की तरह अगर तेज पाना है तो सूरज की तरह फिर जलना भी पड़ेगा। जी हाँ, सूरज की तरह बनना सब चाहते हैं बट कोई जलना नहीं चाहता। तो सूरज के लिए बनना है, सूरज की तरह बनना है तो जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेडीसी नर्सिंग क्लासेस में। आपके लिए लेके आ गया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर नॉट सेट। यानी कि अगर आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो उस वीडियो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 यहाँ पे आ चुका है। आज हम कंटिन्यूशन में क्या करेंगे, जो हमने लास्ट सीरीज में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो हमने एमसीक्यू सॉल्व करे थे, उसका हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हो नॉट सेट की। क्योंकि अगर नर्सिंग ऑफिसर का सपना अचीव करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि सूरज की तरह अगर चमकना है, सूरज की तरह अगर तेज पाना है तो सूरज की तरह फिर जलना भी पड़ेगा। जी हाँ, सूरज की तरह बनना सब चाहते हैं बट कोई जलना नहीं चाहता। तो सूरज के लिए बनना है, सूरज की तरह बनना है तो जलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इस सीरीज का पहला ही एमसीक्यू यहाँ पे लग चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्या है, द कॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस इज, सिंपल पूछा है, वन लाइनर एमसीक्यू है, ज्यादा इसमें दिमाग ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। एंडोकार्डाइटिस के बारे में पढ़ा होगा, उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में पढ़ा होगा। सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एंडोकार्डाइटिस जो है, एंडोकार्डाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ अवर हार्ट, जो कि हमारी हार्ट की सबसे इनर लेयर होती है। तो उसमें से पॉजिटिव एजेंट पूछा है कि क्या वो प्रोटियस है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, सूडोमोनास है और अदर इट इज इकोलाई। तो इन चारों में से कौन सा है। अब इसमें एंडोकार्डियम की अगर बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि भाई लेयर्स की बात कर लेते हैं, तो लेयर्स की जब आप बात करोगे तो अल्टीमेटली सबको ही पता है बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बात करते हैं अगर हम हार्ट के लेयर्स की, कि हार्ट में कितनी लेयर होती हैं। सपोज करिए ये हार्ट है, पर्टिकुलरली अगर मैं इसका ये वाला सेक्शन उठाता हूँ, अगर मैं इसका ये वाला सेक्शन उठाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जो इसकी लेयरिंग है हार्ट्स के, हमारे जो वॉल होती है उसकी जो लेयरिंग होती है, अगर उसकी लेयरिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कैसे होगा, देखिएगा ध्यान से बहुत। यहाँ पे ये जो अल्टीमेटली हमारी जो लेयर्स हैं, ये जो सेक्शन की हमारे जो लेयर्स हैं, ट्रांजैक्शनल सेक्शन जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है कि पहले सबसे आउटर से इनर हम चलेंगे अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फाइब्रस पेरिकार्डियम देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने मिलेगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी लेयरिंग होती है, कभी कभार वो भी पूछ लेता है ऐसे, जैसे एंडोकार्डाइटिस का सिंपल पॉजिटिव एजेंट डायरेक्ट पूछा है, लेयर्स में भी पूछ सकता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भी बीच बीच में अपडेट करती रहनी चाहिए। सबसे पहली लेयर क्या हो गई है हमारी, यहाँ पे फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गई है। तो हमारी जो ये वाली लेयर है ये हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम है। उसके बाद बात करते हैं हम अंदर वाला का, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर हो गया है। क्या हो गया, पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर हो गया है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो अल्टीमेटली जो आपको जो स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, तो ये वाला स्पेस जो है इसमें हमारा फ्लूइड फिल्ड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। और इसके बाद वाली जो लेयर आती है, इसके बाद वाली जो लेयर आती है वो हमारी कौन सी होती है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है हमारी, ये कैसी लेयर है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेरस पेरिकार्डियल लेयर। सेरस पेरिकार्डियल लेयर का ही पार्ट है और इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको आप विसरल भी लिख सकते हैं, विसरल भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, विसरल लिखते हैं। अब बात करते हैं इस वाली लेयर की, तो ये वाली जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम।
एपिकार्डियम। अब बात करते हैं ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये जो आपको थिक लेयर दिख रहा है, ये जो थिक लेयर है ये क्या होती है, पर्टिकुलरली ये थिक लेयर जो है ये क्या है, ये मायोकार्डियम लेयर है। क्या है ये, मायोकार्डियम लेयर आ गई है। अब मायोकार्डियम लेयर आपको पता है कि इट इज अ मस्कुलर लेयर ऑफ अ हार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। अब इसके जो सबसे इनर लेयर है, हार्ट की सबसे इनर लेयर जो है हमारी ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम हम बोलते हैं इस सबसे इनर मोस्ट लेयर को। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे कि ओरल्स, वाइवा या फिर कभी भी कहीं पे भी इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछता है कि व्हाट आर द लेयर्स ऑफ हार्ट, तो आप 3 लेयर बताते हो, स्टार्ट करते हो आप पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम इज नॉट अ लेयर ऑफ अ हार्ट, एपिकार्डियम इज अ लेयर ऑफ अ हार्ट। पेरिकार्डियम बेसिकली इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर हु कवर्स द हार्ट, जो कि हार्ट को कवर करता है, इंजरी से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक, अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं एंडोकार्डाइटिस की, तो एंडोकार्डाइटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस का जो एजेंट है उसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस क्या कराता है, इन्फ्लामेशन करवाता है किसका, इनर लेयर ऑफ हार्ट का, जो हमारी सबसे अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर वाली स्मूथ लाइनिंग, स्मूथ लेयर जो होती है हमारी एंडोकार्डाइटिस, जहां पे एक्चुअल में ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है, उसमें एंडो का इन्फ्लामेशन होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। एक चीज और ध्यान लिख लेना यहाँ पे कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम GAS भी बोलते हैं, गैस भी बोला जाता है, कभी कभार शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो अब ये गैस का मतलब क्या है, ये जी से जो है हमारा, इसको ग्रुप ए बोला जाता है। ये बैक्टीरिया कैसा है, ये ग्रुप ए बैक्टीरिया है। कैसा है, ग्रुप ए, ग्रुप ए बैक्टीरिया है। और ऐसे हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो उसका जो पूरा नाम है बैक्टीरिया का वो क्या है आपका, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस का अगर आपको एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी पूछ लेता है तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, स्ट्रेप का मतलब क्या होता है, स्ट्रेप का मतलब होता है कि कोई भी चीज बैक्टीरिया चेन्स में है। कैसी है, चेन में है। अब यहाँ पे कोकस लिखा है तो कोकस का मतलब क्या हो गया कि हमारा स्फेरिकल राउंड शेप का बैक्टीरिया है और चेन में है। तो स्ट्रेप्टो का मतलब चेन और कोकस का मतलब हमारा मॉर्फोलॉजी कैसी हुई, सर्कुलर। तो पूरा नाम क्या है, ग्रुप ए बीटा इमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस का पॉजिटिव एजेंट है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेंडलेनबर्ग गेट, ध्यान से पढ़िएगा, ट्रेंडलेनबर्ग गेट बोला है, पोजीशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की यहाँ बात नहीं हो रही है, गेट की बात हो रही है। इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऐसा हमारा जो ट्रेंडलेनबर्ग गेट है ये हमारा किस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हुई है, यहाँ पे किसकी बात हुई है, गेट की बात हुई है। अब गेट का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा गेट एंड पोस्चर। मतलब गेट का मतलब क्या होता है कि आदमी का चलने का तरीका, उसका बिहेवियर, उसका अलाइनमेंट्स, जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल चलता है तो उसका गेट कैसा है, स्टूपस गेट है, वीक गेट लग रहा है, आपको कैसा गेट लग रहा है, तो उससे आप बहुत सारी डिजीज कंडीशंस का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, इंडिकेशन हो सकता है। तो इसमें क्या पूछा है कि अगर किसी में ट्रेंडलेनबर्ग गेट है, क्या होता है ट्रेंडलेनबर्ग गेट, ये बता दूंगा मैं आपको। इनमें से इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से किसमें देखने को मिलता है। तो भाई पहला हिप अबडक्टर वीकनेस, हिप मसल जो होती है, अबडक्टर मसल जो होती है, अगर वो वीक हो गई तो उसमें देखने को क्या मिलेगा, ग्लूटियस मीडियस मसल वीकनेस, उसमें देखने को मिलता है। कॉक्सावेरा, कॉक्सावेरा में देखने को मिलता है, या फिर ऑल ऑफ दीस आ गया है, या फिर इन सभी में देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये जो है हमारा, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये जो पिक्चर दिख रही है, जो मैंने आप लोगों के लिए इसमें विमर्श करी है, इसमें ये वाला जो है, ये जो अलाइनमेंट है, ये तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल अलाइनमेंट आपको दिख रहा होगा। ये कैसा अलाइनमेंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट अलाइनमेंट है। और यहाँ पे कैसा है हमारा, यहाँ पे कैसा अलाइनमेंट दिख रहा है आपको, एक ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन के बारे में पता है कि पेशेंट या तो रिवर्स पता है आपको, या ट्रेंडलेनबर्ग पता है, मतलब दोनों में ही क्या होता है, या तो पेशेंट का हेड ऊपर होगा और पैर नीचे होंगे, या तो पेशेंट का हेड नीचे होगा पैर ऊपर होंगे, तो एक ऐसी पोजीशन बनती है। तो इसीलिए इसको बोला गया है ट्रेंडलेनबर्ग गेट बोला गया है इसको। तो पूछ रहा है कि भाई ये ट्रेंडलेनबर्ग
ब गेट कौन से इन ऑप्शन में से है, प्लस या तो सारे ऑप्शंस में ये ट्रेंडनबर्ग गेट देखने को पेशेंट में मिलेगा। अब बात करते हैं हिप अबडक्टर वीकनेस की। तो हिप अबडक्टर वीकनेस जब होती है तो पेशेंट का गेट बिगड़ता है, लेफ्ट साइड गेट उसका झुकता है और ये वाला ट्रेंडनबर्ग पोजीशन की तरह देखने को मिलता है पेशेंट में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो सही रहने वाला है। बात रही ग्लूटियस मीडियस मसल वीकनेस की, ग्लूटियस मीडियस मसल वीकनेस की, या फिर यहाँ पे मैक्सिमस, यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस मैक्सिमस मसल वीकनेस की बात आती तब भी यहाँ पे ट्रेंडनबर्ग गेट देखने को मिलता। तो इसमें भी देखने को मिलेगा। बात आती है कॉक्सा वेरा की। तो कॉक्सा वेरा क्या होता है पहले तो कॉक्सा वेरा की अगर बात होती है तो ये भी आपको बता दिया जाएगा। जिसमें क्या होता है कॉक्सा वेरा में कि इसमें जो हमारा फीमर का जो हेड है, फीमर का जो नॉर्मल हेड है हमारा, उसका जो एंगल होता है उसका एंगल कम हो जाता है। अभी बता देता हूं यहाँ पे मैं। जैसे सपोज करिए कि ये हमारा फीमर का हेड है तो इसका जो एंगल है वो कम हो जाएगा, उसका जो एंगल है ये कम हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो एंगल होता है वो ऐसा एंगल आपको देखने को मिलेगा फीमर के हेड का। और एक डिजीज कंडीशन और होती है जिसमें एंगल क्या होता है, वो एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 3 फीमर हेड हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये तो इसमें जो एंगल है ये वाला एंगल ये बहुत कम हो गया है। और किससे कम हो गया है, ये 120 डिग्री से एंगल कम हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम कॉक्सा वेरा बोलते हैं। जब क्या है कि फीमर बोन का जो स्ट्रेट अलाइनमेंट है और उसका जो हेड है उसका अलाइनमेंट है, उसके बीच का एंगल जो है ये 120 डिग्री से कम हो जाए तो उसको कॉक्सा वेरा बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल हमारा कितना रहता है, जो तो नॉर्मल हमारा ये वाला एंगल जो है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये जो नॉर्मल एंगल हमारा रहता है बिटवीन हमारा हेड और बिटवीन हमारा स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ अ फीमर बोन, तो वो कितना रहता है, वो 120 डिग्री से 135 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक। 120 से 135 डिग्री के बीच में रहेगा। बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ज़्यादा हो गया है। किससे ज़्यादा हो गया है भाई, ये वाला एंगल 135 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉक्सा वेल्गस, कॉक्सा वेल्गस बोलते हैं। कहीं कहीं कॉक्सा वेल्गा भी बोला जाता है, बट दोनों में से ही प्रोनाउंसिएशन वेल्गस और वेल्गा का लगे। तो उसका मतलब क्या है कि फीमर स्ट्रेट 90 डिग्री बोन और उसके हेड का जो बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे क्या है 135 डिग्री से ज़्यादा है। कॉक्सा वेरा में 120 डिग्री से कम होता है। नॉर्मल कितना होता है हमारा 120 से 135 डिग्री। तो इसमें भी ट्रेंडनबर्ग गेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारी डिजीज कंडीशन में ट्रेंडनबर्ग गेट देखने को मिल रहा है। ये वाला पोजीशन, ये वाला पोस्चर, ये वाला गेट देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन अडल्ट, ठीक। सिंपल क्या पूछा है, फीवर मेनिंजाइटिस में, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में, अडल्ट में, इन सब में से मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। कौन सा कॉज पूछा है, मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है। किसका पूछा है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का पूछा है। पायोजेनिक मतलब जिसमें हाई ग्रेड फीवर आता है। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का जिक्र है यहाँ पे। और उसका मोस्ट कॉमन कौन सा है, पहला है आपका एन मेनिंजाइटिस यानी कि नाइजीरिया, उसके बाद है यहाँ पे इकोलाई, उसके बाद है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और उसके बाद है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो अगर हम बात करते हैं इन सारे ऑप्शंस में से एलिमिनेशन मेथड अपनाने की, एलिमिनेट वही करते हैं अगर एक एक करके, तो यहाँ पे ये तो मेनिंजाइटिस का होता है, बट यहाँ पे ये पूछा जा रहा है मोस्ट कॉमन है कि नहीं है। इकोलाई जो मोस्ट कॉमन होता है ये किसके लिए होता है, ये हमारा यूटीआई इन्फेक्शन के लिए होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होता है। बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बिल्कुल अभी पढ़ाया था, यानी कि ये क्या है, इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको गैस भी बोलते हैं। गैस मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया। लास्ट हमारा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो हीमोफाइलस है क्या, इससे टीबी होता है, और टीबी सॉरी अगर मेनिंजाइटिस होता है तो क्या मोस्ट कॉमन मेनिंजाइटिस है,
यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो आप लोगों को पता लग गया होगा। यहाँ पे नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। जो एन है यहाँ पे, ये एन से जो डिनोट हो रहा है उसको नाइजीरिया बोलते हैं, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन अडल्ट। चलिए देखिए, ये आया है क्वेश्चन एकदम बढ़िया मजेदार ट्रिकी क्वेश्चन आया है। अब प्रेग्नेंट क्लाइंट, ध्यान से पढ़िएगा, काफी पैराग्राफिकल फॉर्म में दिया है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन ना मिसिंग हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अब प्रेग्नेंट क्लाइंट कम्स टू द ऑफिस फॉर हर फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे एक क्लाइंट है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्वेश्चन से उसको सारा का सारा ग्रैब करना है हमको। अ प्रेग्नेंट क्लाइंट कम टू द ऑफिस फॉर हर फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन। फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन के लिए आई है प्रेग्नेंट क्लाइंट एट 10 वीक्स। कब आई है, 10 वीक्स पे आई है। शी हैज बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस बिफोर, पहले भी 2 बार कंसीव कर चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। कितनी बार, 2 बार। ठीक, बात करते हैं। द फर्स्ट डिलीवरी प्रोड्यूस द वेएबल बेबी गर्ल एट 39 वीक्स। ठीक है, इसको मैं सारी चीज़ों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा और इनको मैं जो है हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट प्रीनेटल एग्जामिनेशन है, 10 वीक पे आई है चेक कराने, ट्वाइस बार क्या है, प्रेग्नेंट बिफोर, पहले हो चुकी है। नाउ बिफोर द फर्स्ट डिलीवरी, पहले द फर्स्ट डिलीवरी, जो पहली डिलीवरी थी इस क्लाइंट की, जो पहली डिलीवरी थी उसमें बेबी गर्ल हुई है एट 39 वीक्स। 39 वीक्स पे बेबी गर्ल हुई थी 3 years अगो। और कब हुई थी, 3 साल पहले हुई थी। उसके बाद क्या है, द सेकंड, मतलब दूसरा क्या है, दूसरा प्रेगनेंसी प्रोड्यूस अ वायबल बेबी बॉय एट 36 वीक। मतलब जो दूसरा प्रेगनेंसी हुआ था उसमें जो है बॉय था और क्या था, 36 वीक्स पे डिलीवरी हुई थी। और वो कब की बात है, वो 2 साल पहले की बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोथ चिल्ड्रन आर लिविंग एंड वेल, दोनों के दोनों बच्चे जो हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं और आराम से जिंदगी काट रहे हैं अपनी। यूजिंग द GTPL स्कोर, क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि GTPL स्कोर सिस्टम का यूज करके आप बताइए कि उसकी जो ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, तो अब उसको देखते हुए नर्स शुड रिकॉर्ड, नर्स को क्या स्कोर रिकॉर्ड करना चाहिए। ये सारे के सारे जो स्कोर दिए हैं, ये किसके स्कोर दिए हैं, ये GTPAL के स्कोर दिए हैं। अब GTPAL यहाँ पे क्या है, किसको अगर GTPL नहीं पता, ये क्वेश्चन उसके लिए बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है, कोई मतलब का ही नहीं है। इसमें यहाँ पे दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। GTPL स्कोर ही नहीं पता है तो अल्टीमेटली नहीं हो पाएगा। सुन लो, अच्छे से सुन लो, मेमोराइज कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक, अब अगर मैं GTPL स्कोर की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर इसकी स्कोर की बात करता हूँ, इमेज आप लोगों के लिए मैंने इमर्ज कर दी है। यहाँ पे आपके सामने क्या है, ये यहाँ पे है GTPL स्कोर। GTPL स्कोर क्यों बोलते हैं भाई इसे, इसलिए बोलते हैं, G से हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है ग्रेविडिटी, यहाँ पे T हमारा टर्म है, P हमारा पीरियड टर्म है, और A हमारा अबॉर्शन, और L से हमारा हो गया लिविंग, मतलब अभी कितने चिल्ड्रन एट प्रेजेंट लिविंग हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखना। ग्रेविडिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, ग्रेविडिटी का यहाँ पे क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब क्लाइंट का नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। टर्म क्या है, बर्थ एट ग्रेटर देन 38 वीक्स, मतलब 38 वीक्स के बाद डिलीवरी हुई है तो वो आप टर्म में कंसीडर करेंगे। प्री टर्म क्या है यहाँ पे, बर्थ आफ्टर 20 वीक्स, मतलब प्री टर्म क्या है, 20 वीक के बाद अगर बर्थ हुआ है, या फिर डिलीवर्ड बिफोर 38 वीक्स, यानी कि 38 वीक से पहले बर्थ हुआ है। अबॉर्शन, इलेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस लॉसेस या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर अबॉर्शन हुआ है यानी कि इलेक्टिव अबॉर्शन कराया है, इनिशिएशन करवाया है, इंटेंशनली करवाया है, या फिर स्पॉन्टेनियस हुआ है, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, तो ये हमारा अबॉर्शन के अंडर आएगा। लिविंग में क्या है, करंटली लिविंग चिल्ड्रंस, कि अभी करंटली कितने लिविंग चिल्ड्रन हैं। एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ, ये जो ग्रेविडिटी में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज लिखा है,
तो यानी कि जो पहले बेबी थे और अभी जो लेडी करंट प्रेग्नेंट है उसको पूरे को मिलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट प्रेगनेंसी भी इंक्लूड करी जाएगी, प्रीवियस प्लस करंट। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, तो क्वेश्चन आप पढ़िए आप अच्छे से कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर हम देखते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, हम देखते हैं अगर ग्रेविडिटी की तरफ, जी की तरफ, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो पहले थी और अभी जो है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि आप प्रेग्नेंट क्लाइंट कम टू द ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीनेटल एग्जामिनेशन। तो अभी जो वो एग्जामिनेशन के लिए आई है इस टाइम, तो दैट लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक, एट 10 वीक, शी हैज बीन प्रेग्नेंट ट्वाइस। और क्या बोला गया है कि वो 2 बार और प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब प्रेगनेंसी यहाँ पे कितनी हो गई है, ग्रेविडिटी वाला जो स्कोर है हमारा ये कितना हो गया है, 1 बार अभी प्रेग्नेंट है, 2 बार प्रीवियसली हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे इनमें से भाई कौन कौन से ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं, इनमें से ये वाला हमारा सेकंड, मतलब ये 2 वाला तो होगा नहीं, ये 2 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा पहला ही जो GTPL स्कोर की बात करें तो ग्रेविडिटी में तो हमारा 3 आना चाहिए। तो या तो हमारा ये वाला होगा या हमारा ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अब बात करते हैं हम अगले की तरफ, मतलब कि टर्म की तरफ। तो टर्म में क्या बोलता है, बर्थ एट ग्रेटर देन 38 वीक्स, 38 वीक से ज्यादा अगर बर्थ हुआ है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी, फर्स्ट डिलीवरी थी, बेबी गर्ल हुई थी, कब हुई थी, 39 वीक्स में। मतलब क्या बोला था, ग्रेटर देन 38 वीक्स। तो ये हमारा एक स्कोर तो यहाँ बन चुका है, 3 साल पहले हुई थी, ठीक है। द सेकंड डिलीवरी, दूसरी डिलीवरी में क्या हुआ, वहां पे बेबी बॉय हुआ और कब हुआ, 36 वीक पे हुआ, 36 वीक पे हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है, 38। तो हमारा यहाँ पे सिंगल 1 का स्कोर बना है, क्या बना है, सिंगल 1 का स्कोर बना है। तो यहाँ पे सिंगल 1 का स्कोर बना है। तो यहाँ पे भाई देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो अल्टीमेटली ये भी कट गया है। बट अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं तो आपको आगे की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप समझोगे कि करेक्ट है, बट निकालना कैसे है, तो और चीजें भी देखनी है हमें। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये वाला स्कोर भी क्या आ गया है, हमारा ये वाला स्कोर भी आ गया है 1, तो 3-1। अब बात करते हैं हम प्री टर्म की। तो प्री टर्म में क्या बोल रहा है, 20 वीक से बाद और 38 वीक से पहले। तो यहाँ पे जो उसका दूसरा ये जो बेबी बॉय हुआ था, ये 36 वीक पे हुआ था, 36 वीक पे हुआ था, मतलब 20 वीक के बाद में और 38 वीक से पहले है। तो हमारा पी वाला स्कोर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पी वाला स्कोर भी, ये पी है जो, ये भी 1 हो जाएगा, 3-1-1, ठीक। उसके बाद क्या आ गया हमारा, उसके बाद आ गया हमारा ए। अब ए क्या है, ए का मतलब है अबॉर्शन। तो अबॉर्शन की यहाँ पे ऐसी कोई क्वेश्चन में ना तो कोई डिटेल है, ना तो कोई हिस्ट्री दी गई है, और ना तो कहीं पे कुछ अबॉर्शन के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे 0 हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 0 हो गया है। तो ए हमारा क्या हो गया है, 0। बात करते हैं एल की। एल क्या है, लिविंग, करंटली लिविंग चिल्ड्रन। अभी कितने चिल्ड्रन लिविंग में है भाई, अभी जो करंट प्रेगनेंसी है उसमें तो कोई चिल्ड्रन डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन प्रीवियसली डिलीवर हुए हैं, लिखा गया है चिल्ड्रन आर लिविंग एंड वेल, बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल दोनों हमारे चिल्ड्रंस आर लिविंग एंड वेल। तो यहाँ पे हमारा एल का स्कोर क्या हो जाएगा, एल का स्कोर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। तो हमारा GTPAL स्कोर क्या हो गया है, 31102, 31102। बिल्कुल भी मत भूलना इसको, स्क्रीनशॉट इसका खींचना है, क्लिक करना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, बट भूलना नहीं है, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ये ध्यान जरूर रखना है। यहाँ पे ग्रेविडिटी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग द करंट प्रेगनेंसी, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है, अ 35 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडरगोइंग अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन ने बताया है कि जो क्लाइंट है वो 35 वीक्स प्रेग्नेंट है, 35 वीक्स प्रेग्नेंट है, इज अंडरगोइंग अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट। NST क्या होता है बिल्कुल बता दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। ड्यूरिंग द 20 मिनट्स ऑफ एग्जामिनेशन द नर्स नोट्स, 20 मिनट
के बीच में 20 मिनट के बीच में 20 मिनट के दौरान ड्यूरिंग 20 मिनट व्हाट नर्स ऑब्जर्व व्हाट नर्स नोट्स नर्स ने क्या ऑब्जर्व करा, नर्स ने ऑब्जर्व करा कि 3 फीटल मूवमेंट अकम्पेन्ड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट। मतलब क्या करा कि 3 फीटल मूवमेंट हैं जो कि क्या है, जो कि किसकी कंपनी में साथ आ रहे हैं, किसकी कॉन्ग्रुएंसी में साथ आ रहे हैं, बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट ईच 15 बीट पर मिनट। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे अभी, ठीक। लास्टिंग फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 3 फीटल मूवमेंट हुए, ठीक। जिसका फीटल हार्ट रेट जिसका बढ़ा तो 15 बीट पर मिनट के हिसाब से बढ़ा, और लास्ट कब तक रहा, वो भी 15 मिनट तक रहा, ठीक। द नर्स इंटरप्रेस दिस टेस्ट टू बी। अब ये वाली जो फाइंडिंग आई है, तो ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो हुआ है इसके लिए भाई ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे होता है, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं हम पहले तो भाई सिंपली नॉर्मल स्ट्रेस टेस्ट। स्क्रीन सामने, एक स्क्रीन पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक लेडी है जिसका नॉन स्ट्रेस टेस्ट का प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है। तो जो जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं उसमें क्या है, देर इज अ मशीन, देर इज अ ईसीजी काइंड ऑफ नोट। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मशीन है, ठीक, जहाँ पे एक पेपर बाहर निकल रहा है, ईसीजी काइंड ऑफ पेपर है। यहाँ पे क्या है, वुमन के बेली के अराउंड में, वुमन के एब्डोमेन एरिया में क्या है, 2 यहाँ पे बेल्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, 2 बेल्ट लगी हैं। कैसी लगी हैं, 2 बेल्ट लगी हैं, ठीक। 2 बेल्ट यहाँ पे दिखने को आपको मिल रहा होगा। अब 2 बेल्ट क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। एक बेल्ट के अंदर जो ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसीवर लगा होता है, और दूसरे के अंदर जो ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है, उन दोनों का क्या काम है। तो एक बेल्ट तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करती है, कैप्चर करती है, कॉन्ट्रैक्शन को असेसमेंट करके कैप्चर करती है, और दूसरी बेल्ट क्या करती है, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करती है। एक बेल्ट कॉन्ट्रैक्शन को कर रही है और दूसरी वाली बेल्ट क्या कर रही है, फीटल हार्ट रेट को कैप्चर कर रही है। तो भाई ये एक वाला जो बेल्ट है ये क्या कर रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन को मेजर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस को मेजर कर रहा है। और ये जो दूसरा वाला बेल्ट है, ये जो दूसरा वाला बेल्ट है, ये क्या कर रहा है, ये हमारा फीटल हार्ट रेट को ट्रैक कर रहा है, ठीक। अब पर्टिकुलरली क्या है कि क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस में, जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे एक फीटल का क्या रिस्पॉन्स है, एक फीटल हार्ट रेट का क्या रिस्पॉन्स आता है, किस एक्सेलरेशन से फीटस जो है रिस्पॉन्ड करता है अपनी हार्ट बीट के साथ, तो वो यहाँ पे नोटिस करा जाता है। देन दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी कैरीड आउट बाय द ईसीजी लाइक पेपर। जैसे ईसीजी होता है उसमें सारा कॉन्ट्रैक्शन विद द टाइम लिमिट विद फीटल हार्ट रेट सारा का सारा लिखा हुआ आ जाता है। अब ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कि 3 फीटल मूवमेंट हुए हैं। कितने फीटल मूवमेंट हुए हैं, 3 फीटल मूवमेंट हुए हैं। और क्या हुआ है यहाँ पे 15 बीट पर मिनट के हिसाब से जो एक्सेलरेशन हुआ है किसमें, फीटल हार्ट रेट में, बच्चे की दिल की धड़कन में, फीटल हार्ट रेट में। और 15 सेकंड के लिए हुआ था, मतलब लास्ट कब तक करा था, ये फीटल जो हार्ट रेट बढ़ी थी वो 15 सेकंड के लिए बढ़ी थी, ठीक। अब ये वाली जो चीज है, ये वाला जो आपको दिख रहा है 3:15:15 का जो स्कोर दिख रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्कोर है, नॉर्मल स्कोर के अंडर में आता है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे 3 फीटल मूवमेंट की जगह 2 फीटल मूवमेंट भी होता और 15 बीट पर मिनट के हिसाब से एक्सेलरेशन होता और 15 मिनट तक होता, तो भी ये नॉर्मल है। तो अगर 2 या 3 फीटल मूवमेंट्स देखे जा रहे हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट में विद 15 बीट पर मिनट ऑफ हार्ट एक्सेलरेशन लास्टिंग फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए, तो इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। और नॉर्मल फाइंडिंग को इसमें रिएक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिएक्टिव बोला जाता है। तो ये यहाँ पे आंसर होगा। नॉन रिएक्टिव कब होती, जब फीटल हार्ट रेट जो है रिस्पॉन्स ही नहीं करती कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट में, फीटल हार्ट रेट रिस्पॉन्स ही नहीं करती, तो फीटल मूवमेंट सिर्फ एक होता, फीटल मूवमेंट एक होता। या तो एबनॉर्मल क्या होता है, फीटल मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है और हार्ट की जो एक्सेलरेशन है, बीट्स हैं, वो
30 बीट पर मिनट तक चली जाती है, जो कि सेटल डाउन नहीं होती है, 15 सेकंड से भी ज़्यादा 30 सेकंड्स तक जाती है। तो ये सारी की सारी अब नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? 2 या 3 फीटल मूवमेंट होंगे, 15 बीट पर मिनट के हिसाब से FHR बढ़ेगा, यानी कि फीटल हार्ट रेट बढ़ेगा, और 15 सेकंड तक ये चीज लास्ट रहेगी। तो ये हमारी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पर्टिकुलरली क्या है, ये रिएक्टिव हमारा यहाँ पे फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग आप इसे यहाँ पे कहोगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अ प्रेग्नेंट क्लाइंट कंटिन्यूज टू विजिट द क्लिनिक रेगुलरली। पैराग्राफिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लेना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या है, प्रेग्नेंट लेडी है, और कंटिन्यूस टू विजिट द क्लिनिक रेगुलरली कंटिन्यू जा रही है। कहाँ पे? प्रेग्नेंट लेडी कहाँ जा रही है? कंटिन्यूसली क्लिनिक पे विजिट कर रही है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग वन ऑफ हर विजिट, एक विजिट के टाइम पे, वाइल लाइंग सुपाइन ऑन द एग्जामिनेशन टेबल, एग्जामिनिंग टेबल, वो प्रेग्नेंट लेडी एक जब अपना क्लिनिकल चेकअप कराने के लिए गई और ड्यूरिंग वन ऑफ द विजिट, एक विजिट में वो एग्जामिनेशन टेबल के ऊपर लेटी, तो उस लेडी ने, उस प्रेग्नेंट लेडी ने क्या एक्सपीरियंस करा? उसने बताया, शी टेल्स दैट शी इज बिकमिंग लाइट हेडेड। उसने क्या बताया? RN को, रजिस्टर्ड नर्स को, कि भाई उसको कैसा लग रहा है? लाइट हेडेड लग रहा है। द RN, अब रजिस्टर्ड नर्स ने क्या नोटिस करा? दैट द क्लाइंट हैज पैलर इनर फेस एंड इज परस्पायरिंग प्रोफ्यूजली। 3 यहाँ पे चीजें हमको मिली हैं, क्वेश्चन ने जो दी हैं। यहाँ पे क्या है? जब वो क्या है, सुपाइन लेटी, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, समझना कॉन्सेप्ट को। क्या कह रहा है? ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आधी इंफॉर्मेशन इसमें से जो होती है वो किसी काम की नहीं होती। ठीक, तो क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन इतना बड़ा आ गया है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन हैं कि भाई अब क्या होगा, टाइम की घड़ी भी चल रही है, टिक टिक भी चल रहा है, कामली आपको काम करना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को पहले सर्किल आउट कर लो ब्रेन में अपने, बिल्कुल उनको हाईलाइट कर लो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब वो लाइंग सुपाइन, जब वो लेट रही थी सुपाइन, किस पे? एग्जामिनेशन टेबल पे, तब क्या है, लाइट हेडेड हो रहा था, उसने बताया। नर्स ने क्या नोटिस करा? पैलर स्किन है, पैलर फेस है, पीला फेस दिख रहा है, येलोइश कलर का फेस हो गया है। प्रेस्पायरिंग प्रोफ्यूजली, क्या है भाई ये इतना हैवी सा वर्ड? तो प्रेस्पायरिंग का मतलब है स्वेटिंग, प्रोफ्यूजली का मतलब है हैवी स्वेटिंग। ठीक है, प्रेस्पायरिंग का मतलब है एम आई प्रेस्पायरिंग, मतलब आई एम स्वेटिंग, स्वेटिंग हो रही है उसको, और प्रोफ्यूजली हो रही है मतलब हैवी स्वेटिंग हो रही है। ठीक, द फर्स्ट इंटरवेंशन द RN शुड इनिशिएट। अब रजिस्टर नर्स को पहला एक्शन क्या होना है, उसका प्रायोरिटी एक्शन का सवाल आ गया है। प्लेस द एग्जामिनिंग टेबल इन द ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। एग्जामिनेशन टेबल को, एग्जामिनिंग टेबल को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में रख दो, हेड नीचे कर दो, पैर ऊपर कर दो। असिस्ट द क्लाइंट टू सी इफ शी इज हैविंग अ वजाइनल ब्लीडिंग। नर्स को क्या करना है? चेक करना है कि भाई वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है कहीं पेशेंट को। देन ऑब्टेन द क्लाइंट्स वाइटल साइन इमीडिएटली। तुरंत क्या करना है? तुरंत वाइटल साइन जाके उसके आपको असिस्ट करने हैं। हेल्प द क्लाइंट टू सिटिंग पोजीशन, यानी कि एक क्लाइंट को सिटिंग पोजीशन में बैठने के लिए हेल्प करनी है। तो पोजीशन यहाँ पे 2 है कि पोजीशन या तो उसे आप ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दे दो या उसको सिटिंग पोजीशन दे दो। और 2 चेकअप्स हैं हमारे यहाँ पे। क्या चेकअप है? एक तो आप ब्लीडिंग चेक कर लो, उसकी क्लाइंट की वेजाइनल ब्लीडिंग चेक कर लो, या तो उसके वाइटल साइन चेक कर लो। ठीक, 2 पोजीशन, 2 असेसमेंट। नर्सिंग एक्शन पूछा है, प्रायोरिटी का सवाल है, क्वेश्चन ने बता दिया है। लेटती है जब प्रेग्नेंट लेडी वो सुपाइन पोजीशन में, तब ये सारे सिम्टम्स उसको हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लासिकल केस है। किसका क्लासिकल केस है? यहाँ पे बोला जाता है इसको इंफीरियर वेना केवा डिप्रेशन सिंड्रोम। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लाइंट का इंफीरियर वेना केवा क्या है, फीटस के मारे, फीटस से क्या है, थोड़ा डिप्रेस हो रहा है। कैसे डिप्रेस हो रहा है आपको दिखा देता हूं मैं। इमेज सारी आपके लिए लेके आया हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा किसी भी तरह का।
प्रेग्नेंट वुमन है, सुपाइन लेटी हुई है, एग्जामिनिंग टेबल है या फिर एग्जामिनेशन टेबल पे, आपको दिख रहा होगा कि भाई सुपाइन पोजीशन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो इंफीरियर वेना केवा है ये बच्चे के नीचे क्या है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इसका डिप्रेस हो रही है, दब रही है, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न नहीं हो पाएगा। वीनस रिटर्न नहीं हो पाएगा तो लाइट हेडेड सा लगेगा। लाइट हेडेड का मतलब यहाँ पे हल्के हल्के चक्कर जैसे लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हेविली प्रोफ्यूज्ड होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, और क्या होता है, फेस येलो कलर का हो जाता है। क्लासिकल साइन सिम्टम है किसके, किसके, इंफीरियर वेना केवा डिप्रेशन के सिंड्रोम के प्रेग्नेंट लेडी में। तो यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है, सिटिंग पोजीशन से आपको पोजीशन चेंज करनी है सबसे पहले तो, ठीक, सबसे पहले पोजीशन चेक करनी है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह का बाद में चेक कर लेना, वाइटल साइन भाई बाद में चेंज कर लेना, पहले उसको पोजीशन आप चेंज कर दो, ठीक। अब बात करते हैं दो पोजीशन की, बात करते हैं दो पोजीशन की, बात करते हैं हम लोग दो पोजीशन की। आंसर तो आप लोगों ने खैर देख ही लिया होगा, बट तब भी कॉन्सेप्ट के पीछे दौड़ना है हमको, कॉन्सेप्ट समझना है। पोजीशन यहाँ पे हमारे पास दो है, एक है हमारे पास सिटिंग पोजीशन, एक है हमारे पास टंडन पोजीशन। ये वाले जो ऑप्शंस है हमारे पास, ये ऑप्शंस को हम प्रेफर नहीं करने वाले हैं, पोजीशन का खेल है, पहले पोजीशन चेंज करनी है। अब अगर टेंडनबर्ग पोजीशन की बात करें तो हेड नीचे डाउन कर देंगे, पैर को अप कर देंगे, बट जो सुपाइन जिसकी वजह से वो दब रहा था वो दबेगा अब भी, वो दबेगा अब भी, एंड पर्टिकुलरली वो इंफीरियर वेना केवा मोर देन सुपाइन पोजीशन डिप्रेस होगा टेंडनबर्ग में, क्योंकि वेट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट को, क्लाइंट को क्या करना है भाई, सीधे सीधे सिटिंग पोजीशन में बैठा देना है। डिप्रेशन कम हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा से, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वीनस रिटर्न हो जाएगा, लाइट हेडनेस खत्म हो जाएगी, पेलनेस खत्म हो जाएगी, और स्वेटिंग भी धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाएगी। तो सिंपल है, हेल्प द क्लाइंट टू अ सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में क्लाइंट को बैठा देना है, ठीक। चलिए अगला है हमारा, अ पेशेंट in 28 weeks of gestation is receiving labetalol and magnesium sulfate, ठीक, थोड़ा फार्माकोलॉजी रिलेटेड, ड्रग रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 वीक यानी कि 28 वीक जेस्टेशन है, रिसीव क्या कर रहा है पेशेंट, लाबेटालॉल। दो ड्रग है यहाँ पे, एक लाबेटालॉल है, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों कर रहा है, प्री एक्लेम्शिया, डायग्नोसिस भी दे दिया, प्री एक्लेम्शिया का पेशेंट है। ऑन चेकिंग हर बीपी, जब उसका बीपी चेक करा, बीपी कितना आया भाई, बीपी आया 86/56, हाइपोटेंशन, क्लियर केस ऑफ क्लासिकल हाइपोटेंशन। अब द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस फाइंडिंग, ये जो फाइंडिंग आई है, ये जो बीपी आया है, इसका क्या कॉज हो सकता है, तो ये बताना है कि फॉल्स बीपी रीडिंग हुई, एक्सीडेंटल ओवरडोज हो गया है लाबेटालॉल का, पेशेंट एंशियस है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक। अब आपको बता देता हूं मैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, उसमें ब्रेडिकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलेगा, ठीक, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, उसमें पेशेंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, उसमें पेशेंट को क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग भी पेशेंट को देखने को मिलती है। क्लियरली एक चीज बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो पूछी जा सकती है क्या, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में, यानी कि जब हाइपर मैग्नीशीमिया होता है, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी को ब्लड में, हाइपर मैग्नीशीमिया, ठीक, उसमें पर्टिकुलरली सीवियर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में, सीवियर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी जब होती है तब वहां पे क्या देखने को मिलता है, क्लासिकल साइन है, क्लासिकल साइन है, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पे जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन जो रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं, वो एब्सेंट हो जाते हैं। इन सीवियर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। इसमें से भी पूछ ले अगर भाई, इसमें से भी आपको पूछे कि ये बताइए कि इसमें से भी कौन सा डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो सिंपली यहाँ पे लिखना आप पटेलर, मतलब जो पटेलर वाला जो रिफ्लेक्स होगा वो
जनरली मोस्ट कॉमन गायब होता है सीवियर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी पे। ठीक, तो यहाँ पे पेशेंट का ये जो BP 86/56 आया है, इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, जिसमें पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी पेशेंट को हुआ है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हुआ और उसको हाइपोटेंशन हुआ है। उसको क्या हुआ है? हाइपोटेंशन हुआ है। 33 क्वेश्चन है हमारा। प्रेग्नेंट वुमन एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ध्यान से पढ़ना। एक वुमन है जो कि क्या है, यहाँ पे कितना वीक है जेस्टेशन उसका, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है। विजिटेड एंटीनेटल क्लिनिक विजिट करा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फर्स्ट टाइम, पहली बार विजिट करा है। हर हीमोग्लोबिन लेवल वाज फाउंड, उसका जो HB लेवल है वो कितना है, उसका HB लेवल 9 ग्राम है, 9 ग्राम है। द मैनेजमेंट विल इंक्लूड, अब इसका 9 ग्राम HB का जो मैनेजमेंट है, जो कि एक 28 वीक का जेस्टेशन वाला लेडी है, उसको जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है, जो मैनेजमेंट मिलने वाला है, वो जनरली इन चारों में से कौन सा सुटेबल होगा? टैबलेट आयरन फोलिक एसिड 1 टैबलेट कंटेनिंग 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम, मतलब क्या है 500 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड डेली। क्या है यहाँ पे? 1 टैबलेट 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। दूसरा टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड 1 टैबलेट, यहाँ पे भी है, ठीक है, कंटेनिंग 50 mg 50 mg, यहाँ पे क्या हो गया है? आयरन हो गया है, और यहाँ पे 500 माइक्रोग्राम हमारा फॉलिक एसिड है, तो यहाँ पे 50 जो है आयरन हो गया है, बाकी सारी चीज सेम है। 9 ग्राम उसका क्या है? हेमोग्लोबिन है, तो क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजर कर देंगे। और लास्ट में हमारा क्या है? टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड 2 टैबलेट, यहाँ पे क्या हो गया है? 2 टैबलेट, यहाँ पे 2 टैबलेट का बोला गया है। और क्या है यहाँ पे? कंटेनिंग 60 mg एलिमेंटल आयरन, 60 mg एलिमेंटल आयरन, और दूसरा क्या है? 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 2 टैबलेट है, यहाँ पे 1 टैबलेट है, यहाँ पे 50 mg यहाँ पे हमारा एलिमेंटल आयरन है, और यहाँ पे 60 mg है। तो जनरली क्या है, जो प्रेगनेंसी में आयरन एंड फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट चलाया जाता है, कॉम्बिनेशन चलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें एक टैबलेट दी जाती है आयरन फॉलिक एसिड की, एक टैबलेट दी जाती है आयरन फॉलिक एसिड की, जिसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, और डेली बेसिस पे लेनी पड़ती है। ठीक, यहाँ पे पेशेंट का 9 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन है। मॉडरेट अनीमिया का केस बन रहा है यहाँ पे कैसा बन रहा है? मॉडरेट अनीमिया का केस बन रहा है। इस केस में ये तो हमारा नॉर्मल क्या है? नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी में जिसका हीमोग्लोबिन ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी का एवरेज है, नॉर्मल है, उसको हम 1 टैबलेट देते हैं 60 mg आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। माइक्रोग्राम देते हैं, mg कहीं पे भी लिखा हो बिल्कुल भी उस ऑप्शन की तरफ मत देखना। 9 ग्राम है, मॉडरेट अनीमिया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करेंगे नहीं, एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट दी जाएंगी, एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट यहाँ पे भाई दी जाएंगी। ठीक, टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड 2 टैबलेट कंटेनिंग 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। चलिए, द गिवन बिलो स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डेम्पा अंतारा एक्सेप्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत रेगुलरली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, किसके लिए भाई, किसके लिए सही है? डेम्पा अंतारा जिसे बोलते हैं उसके लिए सही है। अब ये है क्या? DMPA है क्या ये? ठीक, तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा क्या है? ये हमारा इंजेक्टेबल क्या है? ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है। कैसे है? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब क्या है? इंजेक्शन के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यहाँ पे दिया जाता है। अब ये जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है जिसको हम डंपा बोल रहे हैं, इसके लिए कुछ बातें जाननी जरूरी है, जैसे कि इसकी जो इफेक्टिवनेस रहती है वो कितनी रहती है भाई, पूछ सकता है। 3 मंथ तक रहती है, 3 मंथ तक रहती है।
उसके बाद गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इसको क्या करती है, फ्री डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, फ्री अवेलेबल करवाती है। उसके बाद और क्या है कि अगर इसको छोड़ के दोबारा से अगर क्या है कंसीव करना चाहते हैं कपल, तो क्या है ये उसमें उस टाइम पीरियड में 6 से 12 महीने बाद चांसेस होते हैं दोबारा कंसीव करने की, कि अगर जब इस ड्रग को कोई टर्मिनेट करेगा, लेना छोड़ेगा, तो उसके 6 से 12 महीने बाद नॉर्मल चीजें फिजियोलॉजी वापस आएंगी कंसीव होने के लिए। ठीक, अब पर्टिकुलरली ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा तो इट इज इंजेक्टेबल, बिल्कुल ठीक है, इंजेक्शन से दी जाती है। इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, मतलब आपने अगर इंजेक्शन से कॉन्ट्रासेप्शन किसी को, लेडी को ये दे दिया है तो आगे कभी भी कंसीव नहीं हो पाएगी, यानी कि इरिवर्सिबल है। कैन बी यूज्ड इन 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, बिल्कुल ठीक है, 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फ्री, बिल्कुल सही है, फ्री दी जाती है। अब यहाँ पे लिखा है इरिवर्सिबल, अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या है, ये 6 से 12 महीने के बाद कंसीव करने के लिए पोटेंट हो जाता है कपल, मतलब कि 3 महीने तक इसको क्या है, इसका ये इफेक्टिवनेस है, कि मतलब एक बार अगर इंजेक्टेबल ले लिया तो 3 महीने तक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो पर्टिकुलरली बट अगर दोबारा कंसीव करना चाह रहे हैं तो 6 से 12 महीने लगते हैं वापस से कंसीव होने में, तो रिवर्सिबल तो है, यहाँ पे लिखा है रिवर्सिबल, और यहाँ पे एक्सेप्ट का था, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर हो रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या आंसर हो रहा है हमारा, इरिवर्सिबल वाला आंसर हो रहा है। और एक चीज और बता देता हूं, इस वाली मेडिकेशन का अगर कोई पूछे आपसे कि आगे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो यहाँ पे ऑस्टियोप्रोसिस देखने को मिलेगा, ऑस्टियोप्रोसिस देखने को मिल सकता है, जो ये डैम्पा जो अंतारा नाम से बहुत फेमस है, अगर उसको कंटिन्यूसली 3 मंथ्स के साइकिल में कोई भी लेडी ले रही है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क रहता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। चलिए, अ क्लाइंट इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, एक क्लाइंट था जो कि एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, किसके लिए भाई, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, ओनिंग टू जेस्टेशनल एज ऑफ 42 वीक्स, ओनिंग टू जेस्टेशनल एज ऑफ 42 वीक्स, मतलब 42 वीक्स, ठीक, इंडक्शन ऑफ लेबर। नाउ कंफर्म्ड बाय डेट्स एंड अल्ट्रासाउंड, ये किससे कंफर्म हुआ है, डेट से कंफर्म हुआ है, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हुआ है। व्हेन शी हैज डायलेटेड 3 सेंटीमीटर, सर्विस कितनी डायलेटेड है, 3 सेंटीमीटर। शी हैज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 70 सेकंड, 70 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन है। शी इज रिसीविंग आईवी ऑक्सीटोसिन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आईवी ऑक्सीटोसिन पेशेंट रिसीव कर रही है। नर्स का प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा, प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, यहाँ पे एक नर्स का क्या होगा, यहाँ पे एक नर्स का प्रायोरिटी एक्शन सीधे सीधे पूछ लिया गया है। स्टॉप आईवी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, जो आईवी ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन चल रहा है उसको बंद कर दो। नोटिफाई फिजिशियन, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, चेक एफएचआर, एफएचआर क्या है, फीटल हार्ट रेट। तो यहाँ पे पहले तो देखना है कि कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। तो आईवी ऑक्सीटोसिन पे 42 वीक्स पे 3 सेंटीमीटर डायलेशन ठीक है, 70 सेकंड ठीक नहीं है। डायलेशन जो है ऑक्सीटोसिन पे 3 सेंटीमीटर ठीक है और 60 सेकंड ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 70 सेकंड दे रखा है। यूट्रस यहाँ पे कैसा है, हाइपर है, यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यूट्रस में। उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से फीटल हार्ट रेट आपको चेक करनी है, क्योंकि फीटल की जो आपका फीटल का जो लाइफ है, फीटल का जो हेल्थ है, उस पर असेस कर सकता है, उस पर आप क्या पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चल रहे हैं। तो यहाँ पे फीटल के लिए प्रॉब्लम है, यहाँ पे फीटस के लिए प्रॉब्लम है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कि आईवी इन्फ्यूजन बंद कर देंगे, फिजिशियन को बुलाएंगे या प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, या फिर पहले फीटल की हार्ट रेट चेक करेंगे कि फीटस ने क्या करा है, कैसा रिस्पॉन्ड करा है इस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि 70 सेकंड तक हुआ था। ठीक, अब पर्टिकुलरली क्या है, पर्टिकुलरली अल्टीमेटली
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई यहाँ पे स्टॉप, अगर आईवी ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन जो स्टॉप करना है आपको, ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। और दूसरी प्रायोरिटी क्या है आपकी, फीटल का हार्ट रेट चेक करना चाहिए। बट यहाँ पे प्रिपेयर फॉर डिलीवरी ये नहीं होगा, नोटिफाई फिजिशियन। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है इसको बंद करना है। उसके बाद आपको फीटल हार्ट रेट चेक करनी है। पहली प्रायोरिटी आपकी ये हो गई, पहली प्रायोरिटी आपकी ये हो गई, दूसरी प्रायोरिटी ये हो गई। उसके बाद बुलाओ भाई फिजिशियन को, फिजिशियन जैसा ऑर्डर करे, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, वट एवर इट इज यू हैव टू फॉलो हिम और फॉलो हर, सिंपल। ठीक, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज जो हो रहा है उसको बंद करो, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 70 सेकंड्स के कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। 60 सेकंड 3 सेंटीमीटर का ऑन इन्फ्यूजन, ऑन आईवी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन होता है, सो दैट इज नॉर्मल। यहाँ पे क्या है, यूट्रस जो है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में है। अगर आप इसे नहीं रोकोगे कुछ और हार्म हो सकता है फीटस को। तो पहले हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले क्या करना है, आपको बंद करना है आईवी ऑक्सीटोसिन, बंद करना है आईवी ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन। ठीक है। A pregnant woman in active labor experienced spontaneous rupture of membrane। ठीक, एक प्रेग्नेंट वुमन था और उसने क्या एक्सपीरियंस करा, एक्टिव लेबर एक्सपीरियंस, एक्टिव लेबर में कि क्या हुआ है, रप्चर हुआ है मेम्ब्रेन का। मतलब एक प्रेग्नेंट वुमन थी जो कि एक्टिव लेबर में थी और उसने क्या एक्सपीरियंस करा कि अभी अभी क्या हुआ है, स्पॉन्टेनियसली अचानक से रप्चर हो गया है। क्या रप्चर हो गया है, फीटस मेम्ब्रेन, फीटस का मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है। व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी का सवाल आ गया है, क्या इंटरवेंशन रहेगा यहाँ पे। ठीक, FHR असेसमेंट करेंगे, फीटल हार्ट रेट असेस करेंगे, एम्नियोटिक फ्लूइड जो निकला है रप्चर होने की वजह से उसका कलर देखेंगे आप, वाइटल साइन लेंगे किसके, मदर के, कॉल द डॉक्टर, मतलब कॉल द फिजिशियन। सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा। सिंपल सिंपल क्या करना है आपको, डायरेक्टली क्या करना है, फीटल हार्ट रेट को असेस करना है। फीटल हेल्थ प्रायोरिटी है हमारी इस टाइम, फीटस की हेल्थ यहाँ पे प्रायोरिटी है, उसकी हेल्थ अफेक्ट कैसी हो रही है इस रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन से, जो कि कैसे पता चलेगा, सिंपल, जैसे हम पेशेंट के वाइटल चेक करते हैं, इसमें हमारा क्लासिकल वाइटल जो रहता है फीटस में, फीटल हार्ट रेट रहता है। सो यू हैव टू गो फर्स्ट प्रायोरिटी विद द फीटल हार्ट असेसमेंट। उसके बाद फीटल हार्ट असेसमेंट में फ्लक्चुएशन है, ब्रेडी हेटेक्री है, तो उसके बाद आपको ये भी चेक करना है। और इस चेक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फिर आपको कॉल द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को बुलाना है। देन उसके बाद यू हैव टू गो फॉर द वाइटल साइंस ऑफ मदर। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए आपकी, यहाँ पे प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि फीटल हार्ट रेट असेसमेंट करना है। ठीक, चलिए, द नर्स इज परफॉर्मिंग अ पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट। एक नर्स है जो कि पोस्ट डिलीवरी असेसमेंट को परफॉर्म कर रही है, पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद, ऑफ अ पेशेंट, एक पेशेंट का, ऑफ अ पेशेंट 2 आवर्स आफ्टर पोस्टमार्टम। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स। क्या लिखा है यहाँ पे भाई, ये 2 आवर्स लिखा है, ध्यान से देखना इसे, ठीक है, 2 घंटे के बाद पोस्टमार्टम। मतलब द नर्स डॉक्यूमेंटेड दैट द यूट्रस इज सॉफ्ट। अब नर्स ने क्या डॉक्यूमेंट करा, जब उसने ये पोस्टनेटल एग्जामिनेशन करा है कि उसका जो यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस है वो कैसा है, वो सॉफ्ट है, प्लस इट फील्स डेविएटेड टुवर्ड राइट साइड। और वो यूट्रस है जो वो डेविएट हो गया है, मुड़ गया है, उधर की तरफ झुक गया है, शिफ्ट हो गया है, कहाँ पर, राइट साइड की तरफ। फंडस टू फिंगर अबव, मतलब कैसे शिफ्ट हुआ है, मतलब उसका जो भी हाइट है शिफ्ट तो हो गया राइट की तरफ, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंडस टू फिंगर अबव अम्बलाइकस। जो फंडस है वो कहाँ पे नर्स को फील हुआ, अम्बलाइकस के 2 फिंगर अबव फील हुआ है। व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्यों हुआ ये कंडीशन, राइट साइड में क्यों शिफ्ट हुआ, यूट्रस सॉफ्ट क्यों लगा, अम्बलाइकस के 2 फिंगर अबव फंडस की हाइट क्यों थी। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज तो मेरे ख्याल से नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक, क्या है ये, 2 फिंगर्स अबव अम्बलाइकस। यहाँ पे क्या हुआ है, डिलीवरी हुआ है और उसके बाद 2 घंटे बाद असेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉर्मल, बट थोड़ा सा यहाँ पे अब नॉर्मल किसकी वजह से वो मैं आपको बता दूंगा। सॉफ्ट है यूट्रस और राइट साइड की तरफ है। अब इन दोनों का जब यहाँ पे जिक्र आता है राइट साइड का खास तौर पे, तो ये किसका केस है यहाँ पे, ये केस है यहाँ पे ब्लैडर डिस्टेंशन का। ये केस किसका है, ये
ब्लैडर डिस्टेंशन का केस है और ब्लैडर डिस्टेंशन के केस में ज़्यादातर जो यूट्रस है वो राइट की तरफ ही मूव करता है। ठीक, अब ब्लैडर ने यूट्रस पे फोर्स लगा रखा है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शंस जो है यूट्रस के, वो कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कम है, इसी वजह से यूट्रस क्या है वो सॉफ्ट है। इसी वजह से यूट्रस अभी क्या है वो सॉफ्ट है, राइट साइड है, और हल्का सा इसी की वजह से उसका हाइट भी बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लासिकल केसेस ब्लैडर डिस्टेंशन ज्यादातर राइट साइड जैसे ही मिले आपको, सीधे सीधे ब्लैडर डिस्टेंशन पे अपना ऑप्शन लगाना है, सीधे सीधे क्या करना है, ब्लैडर डिस्टेंशन पे ऑप्शन लगाना है, राइट साइड मूवमेंट ऑफ यूट्रस पोस्टपार्टम में, मतलब कि पोस्ट डिलीवरी में। ठीक, आफ्टर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अ वुमन इज शिफ्टेड टू, एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी एनवीडी के बाद में वुमन को शिफ्ट कर दिया गया है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में। पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में नॉर्मल डिलीवरी के बाद शिफ्ट कर दिया, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? सिंपल स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्व ब्लीडिंग इन कलर ऑफ लोकिया। ठीक, स्टार्ट आईवी फ्लूइड, चेक वाइटल साइन, चेक पेन लेवल। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या भाई, यहाँ पे सारे के सारे असेसमेंट रख दिए गए हैं। अब ऑब्जर्व करिए ब्लीडिंग को और कलर ऑफ लोकिया को। लोकिया का कलर क्या है? लोकिया क्या होता है हमारा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है पर्टिकुलरली आफ्टर अ डिलीवरी, जिसमें बहुत सारे देखे जाते हैं, लोबिया रुब्रा है, लोबिया एल्बा है, लोबिया सेरेबा है। तो ये कुछ लोकिया होते हैं। ब्लीडिंग के लिए चेक करना है, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देना है, वाइटल साइन चेक करना है या पेन लेवल चेक करना है। ठीक, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी थी, नो कॉम्प्लिकेशन इज देयर, नो हिस्ट्री इज यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्टली यू कैन गो फॉर चेकिंग द वाइटल साइन, ये प्रायोरिटी आपकी होगी। ठीक, वाइटल साइन आप चेक करेंगे, वाइटल साइन में कुछ फॉल्ट दिखता है, कुछ हैवी हार्ट रेट दिखती है, टैकीकार्डिया हार्ट रेट दिखता है, साइनोसिस दिखता है, आप किस पे सीधे जाएंगे? आप जाएंगे ब्लीडिंग चेक करने की तरफ। सेकंड प्रायोरिटी आपकी ब्लीडिंग और लोकिया चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद आप पेन लेवल स्टार्ट कर सकते हैं, फिजिशियन बोलेगा तो लगाना है आईवी फ्लूइड। पहली प्रायोरिटी यहाँ पे क्या बन जाएगी? पहले सबसे पहले वाइटल साइन चेक करने हैं यहाँ पे। ठीक, चलिए, अ क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज। ठीक, इतना बड़ा पैराग्राफिकल क्वेश्चन देख के, इतने बड़े ऑप्शन देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अ क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विद एल्बुट्रॉल, मतलब एक क्लाइंट है जो कि डिस्चार्ज हुआ है, किसके साथ डिस्चार्ज हुआ है? एल्बुट्रॉल के साथ, मेडिकेशन के साथ डिस्चार्ज हुआ है। एल्बुट्रेल कुछ नहीं है, साल्बुटामॉल है, सब अच्छे से इसको भी आपको अभी समझा दिया जाएगा। एल्बुट्रॉल क्या है यहाँ पे? साल्बुटामॉल है एल्बुट्रॉल हमारा। ठीक है, क्या है ये? साल्बुटामॉल है, ब्रोंकोडायलेटर है। ठीक, एड्रिजेनिक ब्रोंकोडायलेटर है। एंड दूसरा क्या ले रहा है? दूसरा बेक्लोमेथासोन ले रहा है। क्या ले रहा है? बेक्लोमेथासोन ड्राई प्रोपोनेट, मतलब जो है ये क्या ले रहा है? ये क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। कैसा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है? ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की यहाँ पे बात हो रही है। ट्रेड नेम इसका जनरली क्या है? वेनिसरिल के नाम से बहुत जाना जाता है। ठीक, टू बी एडमिनिस्टर विया इनहेलेशन 3 टाइम्स अ डे एंड एट बेड टाइम। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्लाइंट है जो डिस्चार्ज हो रहा है, क्लाइंट डिस्चार्ज हो रहा है, उसको 2 मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करी गई हैं जो उसको इनहेलर के थ्रू लेनी है, इनहेलर के थ्रू लेनी है। एल्बुट्रॉल, सैल्बुटामॉल, और दूसरा हमारा क्या है? हमें बेक्लोमेथासोन। ठीक, कब लेनी है भाई? कब लेनी है उसको? 3 टाइम दिन में लेनी है और 1 टाइम उसको बेड टाइम लेनी है, रात में सोते समय लेनी है, और दिन में 3 टाइम लेनी है। क्लाइंट टीचिंग रिगार्डिंग द सिक्वेंशियल ऑर्डर इन विच द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर इंक्लूड्स। ठीक, अब आपको क्या करना है? क्लाइंट को टीचिंग देनी है, क्लाइंट को बताना है कैसे, क्या, किस बारे में बताना है? सिक्वेंशियल ऑर्डर, सीक्वेंस क्या रहेगा मेडिकेशन का? एल्बुट्रॉल पहले ले कि हमारा बेक्लोमेथासोन पहले रहे, बेक्लोमेथासोन पहले ले या फिर एल्बुट्रॉल पहले रहे। तो आपको ये बताना है कि इन विच द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर कैसे लेनी है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन क्या क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड यहाँ पे क्या है? हमारी सिंपल ये बेक्लोमेथासोन वाली ड्रग है। पहले हमको ग्लूकोकॉर्टिकोइड लेना है, फॉलोड बाय द ब्रोंकोडायलेटर, उसके बाद हम ब्रोंकोडायलेटर लेंगे, एल्बुट्रॉल लेंगे। ब्रोंकोडायलेटर फॉलोड बाय द ग्लूकोकॉर्टिकोइड। क्या बताना है क्लाइंट को कि भाई तुम पहले ये लो उसके बाद ये लो। ऑल्टरनेट सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्टरनेट लेंगे,
ठीक है, बार बार ऑल्टरनेट मतलब कि पहले हमने वो ले लिया, उसके बाद वो ले लिया, अब जब अगली डोज लेंगे तो फिर जो पहले लिया था वो लेंगे ऑल्टरनेट पे, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स प्रेफरेंस। क्लाइंट की जैसी मर्जी हो, जैसा उसको अच्छा लगे वैसा उससे कहो करो, ठीक। अब यहाँ पे भाई ये वाला तो कहीं से कहीं तक कोई एथिकल चीज साउंड नहीं कर रही, कोई कहानी नहीं बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या समझना पड़ेगा कि हमारा एल्बुट्रॉल क्या करता है, ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोडायलेटर है, हमारी मसल्स को, ब्रोंकस को रिलैक्स करता है, जिससे कि वो डायलेट होते हैं, जिससे कि सीओपीडी पेशेंट, एस्थमेटिक पेशेंट, एम्फाइसीमा वाले पेशेंट, निमोनिया वाले पेशेंट इजीली सांस लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लामेशन कम करेगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन जो लंग्स में हुई है, ब्रोंकस में जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हुई है वहाँ पे इन्फ्लामेशन कम करेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड पहले देंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर से जब जा रहा है तो अगर पेशेंट का ब्रोंको डायलेट ही नहीं है और वो कंस्ट्रिक्ट है तो अच्छे से जा ही नहीं पाएगी मेडिकेशन लंग्स तक, ठीक। उससे पहले हमें क्या देना है, उससे पहले हमको देना है, उससे पहले हमको क्या देना है, उससे पहले भाई हमको देना है एल्बुट्रॉल, साल्बुटामोल, ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकोस को क्या करेगा, डायलेट कर देगा, जिससे कि ये वाली मेडिकेशन बाद में जिसका काम इन्फ्लामेशन को कम करना है वो अंदर इजीली अच्छे से जा पाएगी। तो यहाँ पे पहले आपको क्या देना है, पहले ब्रोंकोडायलेटर देना है, फॉलोड बाय ग्लूको कॉर्टिकोइड। पहले ब्रोंकोडायलेटर देना है, उसके बाद बोलना है कि भाई उसके बाद तुम ये बेक्लोमेथासोन ले लो, ठीक। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे मेडिकल सर्जिकल झक मार के आपके पीछे आने वाली है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई, एट्रोपिन कैन बी यूज टॉपिकली एक्सेप्टिन। एट्रोपिन हम लोग टॉपिकली यूज कर सकते हैं, टॉपिकली मतलब इन्फ्यूज नहीं करना है, ओरल नहीं है, लेक्टल नहीं है, आईवी नहीं है, ठीक। एट्रोपिन कैन बी यूज टॉपिकली एक्सेप्ट, किसमें हम लोग टॉपिकली यूज कर सकते हैं, और एक इसमें से ऑप्शन ऐसा है एक्सेप्ट वाला जिसमें नहीं करेंगे, कैटरेक्ट है, ठीक। तो यहाँ पे ज्यादातर जितना मैं देख रहा हूँ सारे आई के ही ऑप्शन है, कैटरेक्ट, कॉर्नियल अल्सर, ओवाइटिस, और यहाँ पे क्या है हमारा एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा, ठीक। कैटरेक्ट एग्जामिनेशन के टाइम पर एट्रोपिन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, डायलेट करता है प्यूपिल को, और डायलेट करता है तो ये कैसी कैटेगरी में आ जाता है, मायोड्रेसिस, मेयरड्रेसिस बोलते हैं, डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज मेयरड्रेसिस, और जब प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा इफेक्ट करता है एट्रोपिन, ये क्या करता है, डायलेट करता है प्यूपिल को, तो दिया जाता है। कॉर्नियल अल्सर को देखने के लिए, अच्छे से विजन करने के लिए सर्जरी करते टाइम दिया जाता है, ओवाइटिस में भी दिया जाता है। अब यहाँ पे ओवाइटिस से पहले जो ये चीज दिख रही है, ये चीज आपको जो दिख रही है, ये जो ग्लूकोमा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हमारी आई का इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारी ऑप्टिक नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं, और ये एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा या ग्लोकोमा जो कंडीशन होती है कैसी होती है, ये हमारी इरिवर्सिबल कंडीशन है, वापस सही नहीं होती, इरिवर्सिबल कंडीशन है, नर्व डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई इंक्रीज ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर, तो वापस से रिवर्स वाली कंडीशन नहीं है, इरिवर्सिबल है। इंट्राऑकुलर प्रेशर की बात करें तो इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होता है भाई, नॉर्मल होता है 10 से 21 mm Hg हमारा नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होने वाला है, वैसे आंसर तो इसका यही है अल्टीमेटली, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ बस, इंपॉर्टेंट है वो। अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्यूपिल क्या है वो डायलेट हो रहे हैं, प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है इंट्राऑकुलर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और हमारा ये जो लिखा है, ये हमारा जो ग्लाउकोमा लिखा है, इसमें भी इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये वाली ड्रग क्या है, ये वाली एट्रोपाइन जो ड्रग है, ये इसमें बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। इसमें एक्सेप्ट का हमारा क्वेश्चन था, एक्सेप्ट पूछा था, तो इसमें देंगे, इसमें देंगे, इसमें देंगे, इसमें नहीं देंगे पेशेंट को एट्रोपिन बिल्कुल भी, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए, अब पेशेंट हैज अ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, पेशेंट यहाँ पे किसका डायग्नोस हो चुका है भाई, पेशेंट डायग्नोस हो चुका है यहाँ पे
टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोसिस दे दी गई है। ही केम इन इमरजेंसी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया पेशेंट। कंडीशन क्या थी भाई? डीके। डीके क्या है ये हमारा? डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक या डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो गया है पेशेंट को। हिज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 550 mg पर डेकालीटर। पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? 550 mg पर डेकालीटर। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? अब आप एक चीज तो नोटिस कर ही रहे होंगे कि कितने ज्यादा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। एम्स नॉटसेट की खासियत यही है, कॉन्सेप्ट पे वार करता है वो। स्टार्ट रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन विद नॉर्मल सलाइन। दूसरा, स्टार्ट एनपीएच इंसुलिन, गिव स्वीट जूस, स्टार्ट डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होता क्या है कि अगर डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की 3 कंडीशन है, या तो उसका क्या कहते हैं जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल वो 250 mg पर डेकालीटर से ऊपर हो जाए। तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लिए, DKA के लिए। 250 mg पर डेकालीटर हमारा क्या हो जाए, या तो ये क्या हो जाए अल्टीमेटली ब्लड शुगर। उसके बाद की अगर हम बात करें और क्या होना चाहिए, कीटोन बॉडी होनी चाहिए। कीटोन बॉडी किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए हमारी ब्लड में। ठीक, उसके बाद क्या हो, पेशेंट को क्या हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए। तो ये 3 कंडीशन है। तो डीके है, डीके मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, इमरजेंसी कंडीशन है बहुत ज्यादा। ठीक, अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि क्या करना है, इसका क्या है सॉल्यूशन, क्या है, क्या कर सकते हैं। स्टार्ट रेगुलर इंसुलिन विद इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन लगा देंगे हम। स्टार्ट एनपीएच इंसुलिन, स्टार्ट एनपीएच इंसुलिन नहीं करते हैं। गिव स्वीट जूस, स्वीट जूस से कुछ नहीं होने वाला, 50% डेक्सट्रोज से भी कुछ नहीं होने वाला। पेशेंट क्या है कीटो एसिडोसिस में पहुंच गया है। यहाँ पे हमको स्टार्ट करना पड़ेगा रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन विद नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन के साथ हमको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। होता क्या है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, इंसुलिन क्या है नहीं बॉडी में, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता है। तो उसके लिए अब लिवर क्या करेगा, एनर्जी चाहिए लिवर को, तो लिवर के पास ग्लूकोज नहीं है तो वो फैट को कन्वर्ट करता है। फैट को जब कन्वर्ट करता है तो एक एंड प्रोडक्ट निकलता है कीटोन, और कीटोन जब निकलता है तो कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है रेगुलर इंसुलिन और इन्फ्यूजन किसके साथ, नॉर्मल सलाइन के इन्फ्यूजन के साथ हमको करना है स्टार्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग बेसल इंसुलिन, पूछ लिया है यहाँ पे डायरेक्टली कि इनमें से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों में से बता दीजिए भाई लॉन्गेस्ट एक्टिंग बेसल इंसुलिन कौन सा है। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लेरगिन, डेग्लूडेक, चारों में से। अब बात करते हैं इनकी, तो ये दोनों तो कैसे हैं भाई, ये दोनों रैपिड एक्टिंग है। कैसे हैं? रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है ये दोनों। ठीक, तो ये दोनों तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे कट गए। रैपिड एक्टिंग है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग पूछा है, ये दोनों लॉन्गेस्ट एक्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये दोनों लॉन्गेस्ट एक्टिंग की कैटेगरी में आते हैं। दोनों की बात करें अगर तो ग्लेरगिन की बात करें तो ये क्या है, ये 24 आवर्स तक लास्ट करता है और ये 48 आवर्स तक लास्ट करता है। ठीक है, और इसको हम क्या है 48 आवर्स की वजह से कभी कभार अल्टीमेट लॉन्ग लास्टिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन। तो आपसे कोई पूछ ले कि अल्टीमेट लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन क्या है, तो वो क्या हमारा डेग्लूडेक है। कितना आवर्स तक लास्ट करता है? 48 आवर्स तक लास्ट करता है। हमारा ग्लेरगिन कितना करता है? 24 आवर्स तक करता है। एस्पार्ट और लिस्प्रो हमारे रैपिड कैसे हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। ठीक, सीधे सीधे आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, डेग्लूडेक आंसर हो गया है, 48 आवर्स तक लास्ट करता है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच एंटीबायोटिक डज नॉट रिक्वायर अ सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से आ चुका है। क्या पूछा है यहाँ पे? यहाँ पे पूछा गया है कि भाई यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि सेंसिटिविटी टेस्ट इन सारी मेडिकेशन में
किस एंटीबायोटिक का रिक्वायर नहीं है। मतलब ये अगर एंटीबायोटिक 4 हैं तो इसमें से जब आप पेशेंट के एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी पे डाल रहे हैं, तो उससे पहले सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है इन चारों में से कौन सी एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसका नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। मेट्रोनिडाजोल की बात आ गई है। मेट्रोनिडाजोल क्या है भाई, हमारी एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक है। एमॉक्सिसिलिन हमारी कैसी है, पेनिसिलिन क्लास की है। कैसी है, पेनिसिलिन क्लास की है। ये क्या है हमारा, सेफोपेराजोन ये हमारा सेफोपेराजोन हमारा सेफेलोस्पोरिन है, सेफेलोस्पोरिन है। कैसी है वो भी लिख लेना, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है हमारा सेफोपेराजोन। मेरोपेनम जो हमारा है ये कौन सा है भाई, क्या क्लास है ये हमारा, ये हमारा कार्बपेनम करके क्लास का एंटीबायोटिक है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो एमॉक्सिसिलिन के लिए भी सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, सेफरोपेराजोन के लिए भी सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, मेरोपेनम के लिए भी सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल जो हमारी एंटी माइक्रोबियल थी उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए। क्यों नहीं होता है, ये रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस करती है। एमॉक्सिसिलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, सेफरोपेराजोन भी रेजिस्टेंस करती है और मेरोपेनम भी रेजिस्टेंस करती है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का रिक्वायरमेंट में नहीं रखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पेशेंट इज पोस्टेड फॉर मास्टेक्टोमी। पेशेंट क्या है, मास्टेक्टोमी के लिए पोस्टेड हुआ है एंड द सर्जिकल वार्ड नर्सिंग ऑफिसर, जो सर्जिकल वार्ड के नर्सिंग ऑफिसर थे, हैज गिवन टेस्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। उन्होंने क्या करा है, मास्टेक्टोमी करने से पहले नर्सिंग ऑफिसर ने टेस्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक दिया है टू चेक एनी रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन तो नहीं है किसी एंटीबायोटिक से या किसी मेडिकेशन से। आफ्टर 10 मिनट 10 मिनट के बाद क्या हुआ, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ रेडनेस की कंप्लेन करी, इचिंग की कंप्लेन करी। ठीक, कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन साइट पे जहाँ पे भी वो इंजेक्शन लगाया था टेस्ट का, सेंसिटिविटी टेस्ट का, वहाँ पे रेडनेस और इचिंग का कंप्लेन करा पेशेंट ने। नर्स ने डॉक्यूमेंट करा कि पेशेंट डेवलप ड्रग इंड्यूस्ड यूर्टिकारिया, ड्रग इंड्यूस्ड, ड्रग की वजह से क्या हुआ है, उर्टिकारिया हुआ है। क्या है भाई ये क्या है, रेडनेस हो गई है, इचिंग हो गई है, उसको ही बोला जाता है। ठीक, उर्टिकारिया यूरिन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। Which of the following drug is not recommended in case of drug induced urticaria? ठीक है, अब इतना सारा कथा लिखी है क्वेश्चन ने, इतना सारा एक्सप्लेन करवाया है, लास्ट में पूछा है कि भाई इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जो कि ड्रग इंड्यूस्ड, जब ड्रग की वजह से यूर्टिकारिया होता है उसमें नहीं देते हैं। इतना सारी चीज हमको बता दी, क्वेश्चन नीचे आया सिंपली एक लाइन में। ठीक, अब तो यूर्टिकारिया हुआ है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन टाइप हुआ है, रेडनेस हुई है, इचिंग हुई है, रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो देते हैं, ठीक, एंटी इन्फ्लामेटरी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। एपिनेफ्रिन एनाफिलेक्टिक शॉक में दिया जाता है। ठीक, क्लोरप्रोमाजाइन हमारा भाई ये कहाँ से आ गया, ये हमारा क्या है, ये कैसा ड्रग है हमारा, ये एंटी साइकोटिक ड्रग है, ये तो एंटी साइकोटिक ड्रग है। और बता देता हूँ, टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है ये क्लोरप्रोमाजाइन। बात करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन की या फिर डेक्सामेथासोन वगैरह, ये सब हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, तो ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। और ये हमारा क्या है, एंटी साइकोटिक है। तो भाई इसका क्या काम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, रिकमेंड भी नहीं करते हैं। अच्छा, इसे रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि एंटी साइकोटिक है तो इस वजह से नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्लोरप्रोमाजाइन का साइड इफेक्ट है कि वो स्किन रैशेज, स्किन रेडनेस और इचिंग वगैरह कराता है। तो हो सकता है अगर ये ड्रग पेशेंट को दे तो ये जो यूर्टिकारिया हुआ है ये और सीवियर फॉर्म ले ले तो ये वाली ड्रग नहीं देते हैं। क्लोरप्रोमाजाइन एंटी साइकोटिक, टिपिकल एंटी साइकोटिक नहीं देना है। चलिए अगला क्या है, एक्सपर्ट एमटीबी। एक्सपर्ट का स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं है, मत समझना स्पेलिंग गलत है, EX से होती है, सही स्पेलिंग है, ऐसे ही इसको लिखा जाता है। एक्सपर्ट MTBRIF, ये जो टेस्ट है
ये जो ऐसे है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर, इस वाले टेस्ट के बारे में बताओ, ये टेस्ट किस लिए होता है? सिंपल, डिटेक्शन ऑफ रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस अलोन, डिटेक्शन ऑफ एमटीबी एंड पेशेंट एमडीआर टीबी, डिटेक्शन ऑफ एमटीबी अलोन, डिटेक्शन ऑफ एमटीबी एंड रेजिस्टेंट टू सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स। इतनी भी एब्रिविएशन से बता देता हूं, ये नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन ही फिर आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया है, एमटीबी मतलब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है, एमटीबी भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और यहाँ पे सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग से अगर कोई होता है तो ये वाला टेस्ट की जो अगर आपने एब्रीविएशन में फुल फॉर्म में समझ ली, सारा क्वेश्चन सॉल्व। एमटीबी का मतलब क्या है समझ गए होगे आप लोग अब तक। एमटीबी का मतलब क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कोल्ड कॉजेटिव एजेंट है। आरआईएफ रिफेम्पिसिन, आरआईएफ का क्या मतलब है, रिफेम्पिसिन। तो ये वाला जो टेस्ट है वो कब होता है, कब करा जाता है, ये वाला टेस्ट जो करा जाता है जब रिफेम्पिसिन से रजिस्ट कर जाता है ट्यूबरकुलोसिस, उसको पता करने के लिए करा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का रेजिस्टेंस आरआईएफ रिफेम्पिसिन से, बस और कुछ नहीं है। डिटेक्शन ऑफ रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस अलोन, खाली इसी के लिए, ना तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डिटेक्शन है। भाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डिटेक्शन क्या है, क्या करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को फाइंड करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, मोन्टोक टेस्ट करते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ ले ट्यूबरकुलोसिस को फाइंड आउट करने के लिए क्या टेस्ट होता है, मोन्टेक टेस्ट करता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को करने के लिए क्या करते हैं, डिटेक्शन के लिए कंफर्मेटरी स्पूटम कल्चर करते हैं। ठीक, और यहाँ पे रिफेम्पिसिन से अगर रजिस्ट हो गई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एक्सपर्ट एमटीबी आरआईएफ ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका डिटेक्शन ऑफ रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस अलोन। सिर्फ रिफेम्पिसिन का रेजिस्टेंस पता करेगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट नहीं पता कर पाएगा। ये वाला टेस्ट सिर्फ रिफेम्पिसिन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मैंने बीच बीच में बताई है वो भी समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी ही आपसे मिलूंगा इसी सीरीज का PYQ ऑफ नॉर्सेट प्रीवियस ईयर नर्सिंग ऑफिसर का आपके लिए पार्ट 3 लेके। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।